नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो लग रहा था सत्ता जाने के बाद शायद टिक न पाए, अब लग रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक निश्चित रूप से टिकी रहेगी। आपस में मतभेद हैं, कई बातें हो रही हैं परस्पर विरोधी, लेकिन ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये गठबंधन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? कांग्रेस और एनसीपी दोनों मुद्दा विहीन पार्टियां हो गई हैं महाराष्ट्र में। शरद पवार को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के विरोध में क्या क्या मुद्दा उठाएं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें, क्या क्या ऐसा इशू हो जिससे बीजेपी को घेरा जा सके, बीजेपी की केंद्र सरकार को भी और बीजेपी की राज्य सरकार को भी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। जब कोई मुद्दा नहीं है तो समस्या ये है कि अगर अलग हो जाएंगे तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। मुद्दे की तलाश में बहुत सी बातों को उठा चुके, बड़ी उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी। तो पहला मामला तो सुप्रीम कोर्ट में 2 केस हैं महाराष्ट्र के। एक शिंदे गुट के विधायकों की जो है विधायकी ख़त्म करने की, सदस्यता ख़त्म करने की, उस पर फैसला सुरक्षित है। दूसरा मामला जो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल दोनों दे दिया है, तो उस पर भी फैसला आना है। उन दोनों फैसलों में उम्मीद थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे तीनों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को बहाल कर देगा, क्योंकि वो सरकार गिरी राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा इसलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थीं, जो सवाल पूछे, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि सरकार बहाल नहीं होने वाली है। सीजेआई ने कह दिया कि जिस मुख्यमंत्री ने खुद ही इस्तीफा दे दिया उसकी सरकार को कैसे बहाल कर सकते हैं। तो वो पक्ष तो चला गया, सरकार बहाल होने वाली नहीं। उसके अलावा अगर वो मुकदमा भी हार जाते हैं तो और बड़ा सेटबैक लगेगा। ऐसे में एकता बड़ी ज़रूरी है, और एकता ज़रूरी है इसलिए भी कि ये उम्मीद कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी कि एक मुद्दा हमारे हाथ में अब भी है, और वो है सिंपैथी का। उनको उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे के प्रति शिव सैनिकों में, जो शिवसेना के सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, और उसके बाहर भी उनको सिंपैथी मिलेगी कि उनसे सत्ता छीन ली गई। मुश्किल ये है कि सत्ता तो उद्धव ठाकरे ने छीन ली, शरद पवार ने छीन ली, कांग्रेस पार्टी ने छीन ली। जो जनादेश था, लोगों ने जो वोट दिया था, वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को दिया था। उद्धव ठाकरे उस गठबंधन से निकलकर उसे तोड़कर गए और एनसीपी और कांग्रेस के साथ हो गए। अब वो सरकार वापस आ गई है, यानी शिवसेना, जिसको चुनाव आयोग असली शिवसेना मानता है, और बीजेपी उस गठबंधन की सरकार है। तो उस मुद्दे पर भी सिंपैथी मिलना उद्धव ठाकरे को बड़ा मुश्किल है। लेकिन पवार और कांग्रेस पार्टी दोनों को लगता है, और उद्धव ठाकरे को तो जाहिर है कि लगता नहीं है, विश्वास है उनको कि उनको इसकी सहानुभूति मिलेगी। लोग बाला साहब ठाकरे के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ है, ये मानने को तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, एनसीपी और कांग्रेस की ये भी मुश्किल है कि अगर वो शिंदे की बगावत को मुद्दा बनाकर सहानुभूति जुटाना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। इस पर सहानुभूति अगर मिल सकती है तो उद्धव ठाकरे को, कि एकनाथ शिंदे ने उनके साथ धोखा किया। लेकिन उससे बड़ा सवाल, शिंदे ने धोखा क्यों किया? अगर धोखा किया या बगावत की या अलग हुए तो क्यों? यही मुद्दा है जो डिफेंसिव पे डाल देता है उद्धव ठाकरे को। जिस दिन से बगावत की एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने, उस दिन से कंसिस्टेंटली वो एक मुद्दे पर अड़े रहे, और वो है कि विचारधारा छोड़ दी आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपने हिंदुत्व से समझौता कर लिया, आप हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ हो गए। ये जो आरोप है उद्धव ठाकरे का, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो सेकुलर बनने की कोशिश में हिंदुत्व के इतने विरोध में चले गए कि वो जो शिवसेना की छवि थी उससे बहुत दूर चले गए। अब उनके लिए लौटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना तो नज़र आ रहा है कि शरद पवार और कांग्रेस दोनों ने ये तय कर लिया है कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और इसके संकेत मिलने लगे। इसी रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा थी, सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की थी। उस सभा में
जो कुर्सियां रखी गई, ये तय हुआ था कि कांग्रेस के 2 नेता बोलेंगे, एनसीपी के 2 नेता बोलेंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे बोलेंगे, शिवसेना से अकेले वही बोलेंगे। अब ये तय होने के बाद जो कुर्सियां वहाँ लगाई गई उसमें उद्धव ठाकरे की कुर्सी सबसे बड़ी लगाई गई। ये जो वहाँ रैली में आए थे, जो लोग देख रहे थे, उनके लिए एक संकेत था कि उद्धव ठाकरे को औपचारिक घोषणा भले न हुई हो, अघाड़ी ने अपना नेता मान लिया है। तो यानी शरद पवार ने महाराष्ट्र में बैक सीट ले ली है। कांग्रेस तो पहले से ही जो है वो बैक सीट पर है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन तीनों पार्टियों को लग रहा है कि साथ रहेंगे तो शायद बच जाएं, अलग अलग अगर चुनाव लड़े तो तीनों डूब जाएंगे। तो ये एक ग्लू है जो उनको, एक गोंद है जो उनको चिपकाए हुए साथ रखे हुए है। जिस दिन नतीजा आएगा और महाराष्ट्र अघाड़ी अगर हार जाती है चुनाव, उसी दिन इस गठबंधन का वही असर होगा जो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन का हुआ था, तुरंत टूट जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमला गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे पर करेंगे कि उन्होंने सबकी नैया डुबो दी। अभी सबको लग रहा है, दोनों पार्टियों को लग रहा है कि अगर कोई हमारी नैया पार लगा सकता है तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के पास समस्या ये है कि उनके पास संसाधन भी कम है और उसके अलावा उनके पास मुद्दे भी कम हैं। सिंपैथी फैक्टर के अलावा उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और गठबंधन के अंदर उनकी इस भूमिका को बहुत सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अभी पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री की डिग्री पर, जो अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था, उस पर बयान दिया कि डिग्री दिखानी चाहिए। उसके बाद अजीत पवार, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि 2014 में देश के लोगों ने मोदी की डिग्री देखकर वोट नहीं दिया था, उनके करिश्मे पर वोट दिया था। और मुद्दे उठाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। गैस के दाम हैं, उसके अलावा महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक रूप से स्नब करना, ये इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी तीनों में एक मुद्दा है जेपीसी का, वो है अडानी के मामले पर जेपीसी का गठन हो, ये मांग विपक्ष की है, खासतौर से कांग्रेस की है। एनसीपी इससे असहमत है। शरद पवार साफ साफ बयान दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया तो उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। वो समिति जांच करने में ज़्यादा सक्षम है जेपीसी से। जेपीसी जितना निकाल पाएगी उससे ज़्यादा वो समिति निकालने की स्थिति में है, तो इसलिए जेपीसी की मांग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ जेपीसी की मांग कर रही, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेपीसी की मांग है। लगातार उसने बजट सेशन नहीं चलने दिया, पूरा बजट सेशन धुल गया। बजट पर चर्चा के बिना बजट प्रस्ताव पास हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया कि जब तक सरकार हमारी जेपीसी की मांग नहीं मानेगी तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से हमलावर रुख हो गया, आक्रामकता आ गई। बीजेपी ने भी, राहुल गांधी ने ऑक्सफोर्ड में जो बोला, देश के खिलाफ बोला, जो जनतंत्र के खिलाफ बोला कि देश में जनतंत्र ख़त्म हो गया है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई है, उस पर कहा कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलने देंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सदन नहीं चलने दिया। ये एक अभूतपूर्व संयोग जो है वो भारतीय संसद में देखने को मिला। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति पर लौटे तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। अभी तक देखिए बीएमसी के चुनाव नहीं हुए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण का कोटा तय नहीं होता, सीटें तय नहीं होती, तब तक चुनाव नहीं करा सकते। उसके बाद कहा था कि ये तय होते ही तुरंत कराइए चुनाव, लेकिन वो तय हुए कई महीने हो चुके हैं, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। 2022 में ही चुनाव हो जाना चाहिए था, 23 आ गया है, अभी तक चुनाव की कोई हलचल नहीं, 1 साल हो गया। तो ऐसी चर्चा है भाजपा और एकनाथ शिंदे के खेमे में कि क्यों ना बीएमसी यानी पूरे राज्य में स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। अब देखिए बीजेपी तो इस सिद्धांत की समर्थक है कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए,
लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक राज्य में नहीं है। एक बात। दूसरा, ये चुनाव जल्दी हो जाए, यानी विधानसभा का चुनाव जल्दी हो जाए, लोकसभा का 24 में होगा, उसके साथ अगर विधानसभा का हो जाए तो लगभग आप मानकर चलिए कि 5 महीने पहले हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा? जो लोग इसके विरोध में बोलते हैं वो 1999 का उदाहरण देते हैं, जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी और 99 में गिर गई 1 वोट से। तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। यही सोचकर कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं तो फ़ायदा होगा दोनों चुनावों में, तो महाराष्ट्र विधानसभा भंग करके चुनाव साथ करा दिए गए और सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा है कि कई बार होता ये है कि हमें सिर्फ रिज़ल्ट याद रहता है, उस रिज़ल्ट का, उस परिणाम का कारण क्या था ये हम भूल जाते हैं। 99 से अब तक मतलब 24 साल हो गए, तो पुरानी बात हो गई। बहुत से लोगों को तो वो घटना भी याद नहीं होगी। तो उस समय हार का सबसे बड़ा कारण बीजेपी शिवसेना की वो था ये होड़ कि कौन सी पार्टी विधानसभा में बड़ी होगी। बीजेपी को लगता था कि अब समय आ गया है कि हमारी पार्टी को नंबर 1 होना चाहिए, शिवसेना से आगे जाना चाहिए। शिवसेना को लगता था कि हम बड़े भाई हैं, बीजेपी अगर आगे निकल गई तो पूरा जो है ये जो राजनीतिक गठबंधन का समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। इस चक्कर में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की कि ताकि दूसरा कम रहे और हम ज़्यादा रहें। इस चक्कर में हुआ ये कि सरकार चली गई। कोई बहुत बड़े अंतर से सरकार नहीं गई थी। अगर मिलकर ठीक से चुनाव लड़ते जैसा 1995 में लड़े थे तो फिर से सरकार आती। तो इसलिए उसका उदाहरण जो है वो 2024 में नहीं चलेगा। लेकिन सवाल फिर आखिर में वही होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो ये इच्छा है उसको भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान पूरा करेगा? क्या वो मानने को तैयार होगा? क्योंकि एक कारण है, अभी जो कस्बा पेट का बाई इलेक्शन बीजेपी हारी है, बीजेपी का गढ़ रहा है, बहुत लंबे समय बाद बीजेपी ये चुनाव हारी है। उससे एक सवाल उठने लगा है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास कितने वोट हैं और वो बीजेपी को ट्रांसफ़र करा सकता है कि नहीं। इस क्षमता पर शिंदे गुट की सवाल उठ गया। अब सवाल ये है कि अगर बीएमसी के चुनाव पहले हो गए और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हार गई तो उसका असर निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि तीनों चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, उस सब के बावजूद बड़ा असर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी अगर बीएमसी में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत जाती है। ये रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि बहुत दिन तक स्थानीय निकाय के चुनाव टाल भी नहीं सकती। किसी भी दिन कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तत्काल चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। तो अगर पहले से इस बारे में फैसला नहीं होगा तो अंतिम समय पर कुछ कर पाना मुश्किल होगा। तो एक बात कह सकते हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये विश्वास नहीं अपने अंदर पैदा कर पा रहे हैं कि वो बीएमसी का चुनाव जीत ही जाएंगे। हर चुनाव में जीत हार की संभावना और आशंका तो बनी ही रहती है, लेकिन ये चुनाव पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को तय करने वाला होगा अगर बीएमसी का चुनाव पहले होता है तो, क्योंकि बीएमसी ही शिवसेना का ब्रेड एंड बटर है। वहीं से उसको सारे संसाधन मिलते हैं, वहीं से राजनीतिक ताकत मिलती है, वहीं से कार्यकर्ताओं की ताकत मिलती है, वहीं से उसके संगठन की शक्ति बनती है। तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे को हराना बहुत ज़रूरी है भाजपा और एकनाथ शिंदे के लिए। लेकिन ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।